बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर है, और इसमें जो है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम इस वीक जो कमिंग वीक है आफ्टर ईद, हमने जो है वो अपना एनाटॉमी का पोर्शन मतलब स्टार्ट करना है। उसके चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों हमने जो है वो स्टार्ट किया था अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो मूवमेंट के हवाले से थी। तो अभी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले वही जो मैं हर बार कहती हूँ कि थोड़ा सा रिव्यू ले लेती हूँ, आपको दे देती हूँ कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा ओरिजिन के हवाले से पढ़ा था कि जो फिक्स एंड होता है मसल का, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो जो उसका फिक्स एंड था उसको हमने कहा था ओरिजिन। और फिर हमने बेली का डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि थिक फ्लैशी पार्ट जो मसल का होता है ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान, उसको जो है वो हम बेली कहते थे। फिर हमने स्टडी किया था टेंडन का। तो मैंने आपको बताया था कि ये फिब्रस सा नॉन इलास्टिक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है मसल का, जो अटैच करता है मसल्स को बोन के साथ। और मैं टेंडन जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो बच्चों, टिश्यू का भी आपको पता है और कनेक्टिव का भी आपको पता है, यानी जो कनेक्ट कर रहा हो, मिला रहा हो, ऐसा टिश्यू जो मिला रहा हो उसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन जो है वो इसकी एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल मैंने क्लास में बताई थी, ब्लड है। तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको थोड़ा सा मूवमेंट के हवाले से, ये तो मसल्स के हवाले से था, फिर मूवमेंट के हवाले से मैंने आपको जॉइंट के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में इकट्ठी हो जाएं, मिल जाएं, तो उनको हमने क्या कहा था, जॉइंट। जॉइंट का मतलब ही क्या होता है, मिलाने वाला। तो बोन्स को आपस में कौन मिला रहा है, जॉइंट मिला रहा है। उसके बाद जो है वो हमने स्टडी किया था फ्लेक्शन का। तो फ्लेक्शन का मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब बेंडिंग मूवमेंट होती है, यानी हमने फोर आर्म का देखा था कि जब बेंड हो रहा था वो, और जो एंगल बिटवीन द टू बोन्स है वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। और जैसे मैंने आपको फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जो है वो दिखाई थी, फ्लेक्शन ऑफ नी जो है वो भी दिखाया था प्रीवियस लेक्चर। आई रिकमेंड कि जब आप लिया करो ना, अगला लेक्चर लिया करो, तो पिछला लेक्चर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि जो अगली टर्म है वो पिछले टर्म से ही कनेक्टेड होती है। तो फ्लेक्शन का बता के फिर मैंने आपको लेटरल फ्लेक्शन बताया था। फिर मैंने आपको एक्सटेंशन का बताया था कि फ्लेक्शन का ऑपोजिट एक्सटेंशन होता है, जिसमें जो मूवमेंट होती है आप कह लो, या जो एंगल होता है दो बोन्स के दरमियान वो बढ़ रहा था, और जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो रहा था, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा हो रहा था। और वो भी मैंने आपको दिखाया था, एक्सटेंशन की डायग्राम भी जो है वो आपको दिखाई थी। तो ये थोड़ा सा हमने प्रीवियस जो है लेक्चर एनाटॉमी का हमने ये स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने स्टडी करना है अबाउट, उसी को जो है वो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब है हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट से ही रेलेवेंट। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चों हमने अब टॉपिक पढ़ना है वो एब्डक्शन। एब्डक्शन, तो इसमें यह होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखोगे, मूविंग द लिम्ब और हैंड लिटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और स्प्रेडिंग द फिंगर्स और टो इज कॉल्ड एब्डक्शन। तो इसमें दो बातें मैंने लिखी हुई हैं, तो ये आपके नोट से थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि वाइवा में ना दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। नोट्स में आपके मेंशन जैसे यहाँ तक है ना कि लिम्ब और हैंड लिटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाइवा के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया कि स्प्रेडिंग द फिंगर्स और टो इज कॉल्ड एब्डक्शन। तो बच्चों ये भी आपने बात दो लिख देनी है। तो एब्डक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, एब्डक्शन में ये जो बॉडी आपका लिम्ब है, अपर लिम्ब है, ये कहाँ जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ये जो सेंटर में डिवाइड कर देती है, सॉरी, ये जो सेंटर में यहाँ पे डिवाइड कर देती है बॉडी को दो हाफ में, एक राइट और लेफ्ट हाफ में, उसको हम कह रहे थे मिड लाइन। तो अब ये देखो कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब हो रही है, यहाँ पर मिड लाइन होती है, तो ये उससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। एरो देखो, ब्लू एरो देखो, ये इससे दूर जा रहा है।
इसको हम क्या कहेंगे, एबडक्शन। एक बात मैंने ये बताई, दोबारा देखो, मूविंग द लिम्ब और हैंड लेटरली, लेटरल होता क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन मैंने समझा दिया आपको, ये देखो ये मिड लाइन ये सेंटर वाली होती है और ये उससे दूर जा रहा है। दूसरी बात मैंने आपको कही है स्प्रेडिंग ऑफ द फिंगर्स, तो ये देखो अगर आप हाथ को पूरा ऐसे खोल दोगे ना, पूरी फिंगर्स देखो सेपरेट आउट हुई हुई है, एक दूसरे से दूर दूर हुई हुई है, इसको हम कहते हैं एबडक्शन। एबडक्शन इज स्प्रेडिंग द फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये देखें, यानी मिडल फिंगर से दोनों जो है वो फिंगर्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके, आप इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इस तरह से डायग्राम इजीली बन भी जाएगी। तो ये डायग्राम अपना फिंगर्स के हवाले से एबडक्शन को करना और लिम्स के हवाले से एबडक्शन को करना, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए कि एबडक्शन होती क्या है। मूविंग द लिम्ब और हैंड लिटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से कहाँ जाना है, इसने दूर होना है। और स्प्रेडिंग द फिंगर्स और टो इज कॉल्ड एबडक्शन, उसने जो स्प्रेड होना है उसको हम कहेंगे एबडक्शन। तो यहाँ पर ये टर्म बिल्कुल नई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम, दोनों डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया है, एबडक्शन को हैंड्स के हवाले से भी, फिंगर्स के हवाले से भी, और दूसरा आपकी लिम्स के हवाले से। अच्छा, अगली जो टर्म है वो है आपकी एडक्शन। एडक्शन लफ्ज़ गलत बोलोगे ना तो सारा इंप्रेशन अपना ख़राब कर लोगे, अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ख़ास फोकस करना है। एडक्शन, एडक्शन है ये वर्ड, और वो जो पहले था वो एबडक्शन था। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ए डबल डी ही लिखना है, ए सिंगल डी नहीं लिखना, ADDUCTION, एडक्शन। एडक्शन ब्रिंग्स द लिम्स और हैंड्स टूवर्ड्स द मिड लाइन। अब देखो एबडक्शन में अवे जा रहा था और एडक्शन में जो है वो टूवर्ड्स आ रहा है, यानी इसकी तरफ आ रहा है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है, या आप कह लो सेंट्रल एक्सिस की तरफ आ रहा है। और ब्रिंग द फिंगर्स और टो टुगेदर, और इसमें जो फिंगर्स हैं आपकी जो वो एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं। एबडक्शन में मैंने कहा था वो फैल रही होती हैं, स्प्रेड हो रही होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती हैं। लेकिन एडक्शन में टूवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस, या आप कह लो मिड लाइन के करीब आ रहा होता है आपका लिम्ब, और जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं। तो एडक्शन में करीब आ रही हैं, एबडक्शन में एक दूसरे से दूर दूर हो रही हैं। तो डायग्राम मैं आपको वहीं दिखाती हूँ कंपैरिजन वाली सेंस में। ये देखो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो आपका लिम्ब है, अपर लिम्ब है, ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, इसको हम कहते हैं एबडक्शन। और दूसरी तरफ देखो ये जो आपका अपर आर्म है, आपका अपर लिम्ब है, ये देखो टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रहा है, ये मिड लाइन होती है ना इधर, तो इसकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडक्शन। ये देखें, एक मैंने लिम्ब के हवाले से दिखाना है और एक आपको ये दिखाना है, ये देखें एडक्शन, ये फिंगर्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मूवमेंट इन रिटर्निंग द फिंगर्स टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, क्योंकि मैंने आपको कहा था एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हाथ था उसकी यही एक तरह से जो है वो उसकी पोजीशन थी। अब आपको एहसास हो रहा है हर बात का कि क्यों एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ाई गई थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि कमिंग लेक्चर में उसका अगेन एंड अगेन जो है वो जिक्र आ रहा है। अगर प्रीवियस लेक्चर को तवज्जो से नहीं सुनोगे तो आगे वाले लेक्चर का सुनने का भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो एडक्शन में देखो हाथ जो है, ये फिंगर्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब हैं, तो ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथों की जो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये एबडक्शन है जिसमें ये स्प्रेड हो रहे हैं, हाँ उंगलियाँ जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, और ये दूसरे वाला एडक्शन है जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो ये मैंने हाथों के हवाले से, फिंगर्स के हवाले से भी बता दिया आपको, और मैंने आपको लिम्स के हवाले से भी बता दिया, एबडक्शन और एडक्शन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एबडक्शन एडक्शन, और वो कह सकते हैं कि बच्चे परफॉर्म करके दिखाओ ज़रा, एबडक्शन जो है वो मूवमेंट करके दिखाओ, एडक्शन मूवमेंट करके दिखाओ हाथों का। ये तो आप सिंपल सा, जिसको आता होगा वो बता देगा, और जिसको नहीं आता होगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाथों की जो है वो अपने हैंड्स को एडक्शन और एबडक्शन पोजीशन में लाकर दिखाओ, मूवमेंट करके दिखाओ, सॉरी एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट जो है वो करके दिखाओ, तो वो आपने बता देना इसको इसीलिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन किसे कहते हैं? एक आप बोले कोई मूवमेंट करते हैं लेफ्ट राइट साइड पे, जो एक मूवमेंट हो रही होती है उसको रोटेशन कहते हैं। तो वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट की मूवमेंट अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गिर्द।
बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गिर्द किसी भी जो बॉडी पार्ट है उसकी मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। अच्छा, तो आपका जो नोट्स है उसमें ये वर्ड है लॉन्ग एक्सिस, तो इसको थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हुई है, इसको आप सही कर लेंगे, यह है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नोट्स ओपन कर लें अपने, उसमें लॉन्ग है उसको लॉन्गिट्यूडनल कर लें, ठीक कर लें। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि फिर जब दोबारा पढ़ोगे तो इसको ठीक नहीं करोगे आप, और ऐसी गलत का गलत जो है ना, आपने ये जो मिस प्रिंटिंग में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आई हुई है, वही आप जो है ना अपना काम ख़राब कर लोगे। तो इसको सही कर लो, यह है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का ये बताना चाह रही थी। ये देखें, ये जो टॉप टू बॉटम एक लाइन आ रही है ना ग्रीन कलर की, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह से जो जा रही है इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और जो इस तरह से जा रही है ब्लू में इसको सैजिटल एक्सिस कहते हैं। तो अभी ट्रांसवर्स और सैजिटल का इतना रोल नहीं है, अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में बता रही हूँ। तो ये देख लो, टॉप टू बॉटम जो लाइट ग्रीन कलर की है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो मैंने कहा मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थे। तो अब ये देखो, ये जो रोटेशन हो रही है इसका देखो, जो फेस है अगर ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे रोटेट हो रहा है, और इस तरीके से ये वाला जो है ये राइट साइड पर रोटेट हो रहा है, रोटेट ही हो रहा है ना, तो ये अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो रहा है। इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के गिर्द ही ये रोटेट हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड पे और इधर राइट साइड पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। सिंपल है, ये है रोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन क्या होता है? रोटेशन टूवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल मैंने आपको क्या बताया था? लेटरल मैंने बताया था अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लेटरल मैंने आपको यही बताया था ना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मिड लाइन से दूर जो रोटेशन हो रही होगी या मिड लाइन से अवे जो है वो रोटेशन हो रही होगी, उसको हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। तो 1 सेकेंड में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने जो पहले पढ़ा था लेटरल और मीडियल, तो मीडियल और लेटरल डिस्क्राइब्स द पोजीशन दैट इज, मीडियल मैंने आपको कहा था क्लोजर टू द मिड लाइन था, और लेटरल जो था वो एट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लेटरल रोटेशन है, तो मतलब रोटेशन टूवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, या रोटेशन हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द या एट द डिस्टेंस ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एक साइड पर जो रोटेशन हो रही होगी उसको हम लेटरल रोटेशन कहेंगे। जैसे आप इस वाली डायग्राम में देखो, तो ये मिड लाइन है, इससे दूर ये एरो दिखा रहा है आपको, उससे दूर की तरफ जो जाएगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएगा, लेटरल साइड पे जाएगा, उसको हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। ये देखें, और जो टूवर्ड्स मिड लाइन आएगा ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? मीडियल रोटेशन। ये मिड लाइन की तरफ आ रहा है, इसको मीडियल रोटेशन कहेंगे। देखो कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जो अपने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मीडियल का क्या मतलब होगा? टूवर्ड्स द मिड लाइन, रोटेशन टूवर्ड्स द मिड लाइन। और ये जो लेटरल रोटेशन है तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन कह लो, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन कह लो, या आप कह लो टूवर्ड्स द लेटरल साइड, तो ये लेटरल रोटेशन हो जाएगी। तो रोटेशन हमने पढ़ा, और ये थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कहते हैं रोटेशन। और फिर मैंने कहा कि अगर टूवर्ड्स द मिड लाइन होगा तो मीडियल रोटेशन, और अवे फ्रॉम द मिड लाइन या टूवर्ड्स द लेटरल साइड होगा तो लेटरल रोटेशन। ये आपको दिखा भी दी। मीडियल रोटेशन क्या होती है? रोटेशन टूवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी। मीडियल साइड की तरफ जो रोटेशन होगी या मिड लाइन की तरफ जो रोटेशन होगी उसको हम कहेंगे मीडियल रोटेशन। ये देखें यहाँ पर, वो मैंने आपको ये आप लोअर लिम्स के हवाले से दिखाया था, ये मैं आपको अपर लिम्स के हवाले से दिखा देती हूँ कि ये देखें कि जो टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रही है, इसको देखें, मीडियल रोटेशन जो है ये टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रही है अपर लिम्स की। यहाँ पर मिड लाइन होगी ना, इसकी तरफ आ रही है तो मीडियल रोटेशन होगी, मूव कर रहा है आपका अपर लिप। और अगर इसके आप ये देखो, ये जो दोबारा दिखाया एरो में दिखाया अवे फ्रॉम द मिड लाइन शो कर रहे हैं, लेटरल साइड पे शो कर रहे हैं, तो इसको लेटरल रोटेशन कहेंगे। तो वो आपसे
मतलब ये मूवमेंट्स ना वाइवा में आपसे परफॉर्म भी करवाई जा सकती हैं कि मीडियल रोटेशन शो करो, लेटरल रोटेशन शो करो, या वो आपसे कह सकता है कि सिंपल एबडक्शन, वो जो पहले बताया मूवमेंट वो परफॉर्म करो, एडक्शन परफॉर्म करो, और स्पाइन पोजीशन मैंने आपको बताई थी। तो ये सारी पोजीशंस के हवाले से भी आपने अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, होपफुली ये आपको रोटेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन ये वाला वर्ड बोलना सीखेंगे, सरकमडक्शन। क्लास में भी ये इशू होता था स्टूडेंट्स आप लोगों के, कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे जो आप लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते थे। हमें हमें आता था, वर्ड पता था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इशू आता था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक वर्ड को 3 to 4 टाइम्स प्रोनाउंस करती रहूँ ताकि आपको जो है वो उसको बोलना अच्छे से आ जाए। तो अब सर्कमडक्शन को ज़रा अच्छे से देखेंगे। सर्कमडक्शन इज़ द combination in the sequence of the movements of flexion, abduction, extension and adduction। यानी अगर हम एक कंबाइंड मूवमेंट कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस में मूवमेंट शो कर रहे हैं, कौन कौन सी मूवमेंट, फ्लेक्शन की, एबडक्शन की, एक्सटेंशन की और एडक्शन की, उसको हम सर्कमडक्शन कह रहे हैं। यानी कंप्लीट उसमें 4 मूवमेंट्स कवर हो रही हैं। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सर्कमडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, उसमें वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज वाला। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, फ्लेक्शन को था, फ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होती है, बेंडिंग मूवमेंट थी। उसके बाद एबडक्शन जो था, एबडक्शन में क्या था, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। उसके बाद एडक्शन था, तो एडक्शन सॉरी एक्सटेंशन था, तो एक्सटेंशन क्या था भला, कि उसमें स्ट्रेट हो रहा था, जो एंगल था वो क्या हो रहा था, 2 बोन्स के दरमियान बढ़ रहा था, तो जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो रहा था। और फिर है एडक्शन, तो एडक्शन में टूवर्ड्स द बॉडी जो है वो लिम्स जो हैं, या आप कह लो मूवमेंट टूवर्ड्स द बॉडी हो रही होती है। तो अब इन चारों को हमने कवर करना है, तो हमारा जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, सर्कमडक्शन कहलाएगी। अब पहले आप इसकी तरह डायग्राम्स को अच्छे से देखें, ये डायग्राम इसकी देख लेते हैं। ये एक्सटेंशन की मैंने डायग्राम शो की हुई है, ये देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी। ये यहाँ पर ये जो है वो स्ट्रेट हो रहा है एक्सटेंशन में। तो जो 2 बोन्स हैं, एक ये वहाँ यहाँ मतलब जो आपका यहाँ वाली बोन्स हैं और जो ये वाली बोन है, इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये एक्सटेंशन थी। और फ्लेक्शन में जो एंगल है 2 बोन्स के दरमियान वो क्या हो रहा है, ये देखो कम हो रहा है, ये बेंडिंग मूवमेंट है। तो ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, एक्सटेंशन और ये है फ्लेक्शन। तो सर्कमडक्शन में चूंकि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का जिक्र था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रही हूँ, एक्सटेंशन और ये फ्लेक्शन। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर्कमडक्शन को। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो रही होती है कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स इन्वॉल्व है और किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो इसको थोड़ा सा टाइम से हम इसको अपना रीड करते हैं। सर्कमडक्शन में आप अगर हम ये वाला पॉइंट से देख लें, या हमारी जो बुक में लिखा हुआ है पहले है फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन क्या होती है, बेंडिंग। ये देखो यहाँ से स्टार्ट ले लो, ये बेंड हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये अभी तो ये बेंड हुआ हुआ है ना, अब ये क्या होगा कि यहाँ से ये यहाँ जा रहा है। अब ये वाला एंगल देखें, ये कहाँ जा रहा है, ये एबडक्शन हो रही है। एबडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एबडक्शन में मैंने आपको बताया था अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। तो ये सेंट्रल एक्सिस से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देखो कि पहले ये बेंडिंग हुई हुई है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये है स्ट्रेट वाला पोर्शन, ये बेंडिंग हुई हुई है। उसके बाद क्या हुआ हुआ है कि यहाँ पर ये अगली मूवमेंट क्या कौन सी शो हुई है, एबडक्शन की, जिसमें ये कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, सेंट्रल एक्सिस जा रहा है। उसके बाद ये अगला पोर्शन देखो, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ हुआ है, ये स्ट्रेट हुआ हुआ है ना। और स्ट्रेट कहाँ पे होता है, एक्सटेंशन में, ये एक्सटेंशन है, ये देखें। और फिर क्या होता है, ये देखो ये टूवर्ड्स द
मिड लाइन आ रहा है, मिड लाइन के पास आ रहा है ना। जब ये मिड लाइन के पास आएगा, इसको हम क्या कह रहे थे, एडक्शन कह रहे थे। तो आप देखो इसमें चारों चीज़ें कवर हो रही हैं। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, फ्लेक्शन भी कवर हो रहा है, उसके बाद ये हमारे पास एबडक्शन भी कवर हो रहा है, फिर हमारे पास ये जो एक्सटेंशन है वो भी कवर हो रहा है, और उसके बाद ये जो एडक्शन है वो भी कवर हो रहा है। तो ये पूरी जो मूवमेंट है ये सर्कमडक्शन कहलाएगी। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कमडक्शन में क्या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं। सर्कमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही होती हैं सर्कमडक्शन में। ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन हो गया और ये इसकी सर्कमडक्शन हो गई। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको आराम से समझाने के लिए बताया है कि ये देखें, ये इसको आप कंसीडर कर लेंगे कि ये थोड़ा सा मतलब बेंड हो रहा है, ये स्ट्रेट हो रहा है, ये स्ट्रेट हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। यहाँ से फिर ये फर्दर अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, फिर ये स्ट्रेट हो गया और फिर ये अगेन टूवर्ड्स द मिड लाइन आ रहा है। तो इसको हम जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का हमको पता चल गया और हमें एज अ होल सर्कमडक्शन का आइडिया हो गया। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोनेशन। प्रोनेशन, कहीं इसको प्रोनाउनेशन भी कहते हैं, बट आप प्रोनेशन कर लें, मतलब प्रोनेशन भी सही एक प्रोनाउंसिएशन है इसकी, प्रोनेशन। दिस मूवमेंट अकर्स इन द फोर आर्म वेयर बाय द पाल्म इज टर्न्ड बैकवर्ड्स। ये मूवमेंट होती है फोर आर्म में। फोर आर्म मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, जहाँ पर पाल्म जो है, पाल्म किसको कहते हैं, हथेली को, इज टर्न्ड बैकवर्ड्स। तो उसका जो रुख होता है वो बैक की तरफ होता है, उसकी पुश्त होती है, हमारी तरफ उसकी क्या होती है, पुश्त होती है। तो प्रोनेशन मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए प्रोनेशन की ये जो है वो एक डायग्राम है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रही है, जिसमें जो वो है पाम है, हथेली है, उसकी जो हमारे सामने इसकी बैकवर्ड मतलब जो इसकी पुश्त है वो आ रही है। या आप कह लो कि उसका हाथ जो है, हथेली नीचे की तरफ है और ये जो उसका हाथ की पुश्त होती है ये फ्रंट पर होती है। तो हमने यही पढ़ा ना, पाम इज टर्न बैकवर्ड्स, ये बैकवर्ड हुई है, ये देखो जो पीछे की तरफ है, हथेली पीछे की तरफ है, या आप कह लो नीचे की तरफ है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे समझ, अगर हम पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है पता नहीं ये कितने डिफ़िकल्ट होंगे, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको, हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में, जब मैंने आपको स्पाइन पोजीशन का बताया था, प्रोन पोजीशन, तो वो इनिशियली बड़े टफ लग रहे थे कि स्पाइन पोजीशन में पता नहीं क्या होगा, प्रोन पोजीशन में। हालांकि उसमें सिर्फ ये था कि जो स्पाइन पोजीशन थी उसमें जो बॉडी थी वो बिल्कुल कैसी थी, हॉरिजॉन्टली जो है वो रखी हुई थी, और उसमें था क्या भला कि जो उसका बॉडी का मुंह वाला, माउथ वाला पोर्शन था वो ऊपर की तरफ था। ऐसे ही था ना कि वो जो एनाटॉमिकल पोजीशन बिल्कुल वर्टिकल थी, टॉप टू बॉटम थी, लेकिन जो स्पाइन पोजीशन बिल्कुल लाइन जैसे बंदा लेटा हुआ होता है बिल्कुल वैसे था, लेकिन जो माउथ का उसका रुख था वो ऊपर की तरफ था, तो उसको हमने स्पाइन कह दिया था। और जब आप कह लो कि उसमें जो बैक ऑफ द बॉडी ऊपर जब थी, यानी जो उसकी आप कह लो बैक था वो ऊपर की तरफ थी और माउथ नीचे की तरफ था, उसको हमने प्रोन पोजीशन कह दिया था। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ नाम से ऐसे लग रहा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन अगर हम उसको समझ लें एक बार तो वो इतना मुश्किल नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रोन और स्पाइन का क्यों बताया, क्योंकि देखो ये है प्रोनेशन। प्रोनेशन में ये देखो कि इसमें जो आप कह लो जो मुंह था वो डाउनवर्ड था ना, जो बॉडी था आप कह लो जो फेस था वो डाउनवर्ड था, तो यहाँ पर जो हथेली है वो नीचे की तरफ है प्रोनेशन में। सिंपल है, प्रोन पोजीशन थी और प्रोनेशन में जो अब यहाँ पे जो हथेली है वो नीचे की तरफ है। आपको नज़र भी आ रहा है कि जो आप इसको वैसे भी अपना हाथ की इस तरह रखो, देखो तो जो हथेली है वो नीचे की तरफ आ रही है। प्रोन पोजीशन में मुंह नीचे की तरफ था, फेस नीचे की तरफ था, डाउनवर्ड था,
और यहाँ पर जो हथेली है वो डाउनवर्ड है, तो ये प्रोनेशन है। मैंने दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करने की कोशिश की है, प्रोन और प्रोनेशन में। इसको अगेन आप बेशक देखें, अकर इन द फोर आर्म वेयर बाय द पाम इज टर्न बैकवर्ड। ऐसे ही है ना कि जो उसकी पुष्ट है, हमारी हथेली से उसकी तरफ क्या है, पुष्ट है, तो इसी तरह से प्रोन पोजीशन थी और यही प्रोनेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा स्पिनेशंस। अब इसको सुपीनेशन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सुपीनेशन, सुपीनेशन। वो स्पाइन पोजीशन थी, ये सुपीनेशन है। अब आपको खुद ही बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लिया हुआ है कि स्पाइन पोजीशन कौन सी पोजीशन बताई थी मैंने, कि जिसमें जो माउथ था, जब या आप कह लो जो, सॉरी माउथ नहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, फेस था वो अपवर्ड था, बॉडी हॉरिजेंटल प्लेन में थी और जो फेस था वो कहाँ था, अपवर्ड था। इसके अंदर स्पाइन सुपिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो फोर आर्म की पोजीशन है, फोर आर्म की मूवमेंट है, कि जो पाल्म है वो फॉरवर्ड होगी, यानी कि जो हथेली है उसका रुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ये मैं आपको डायग्राम दोबारा देखें, ये देखो सुपिनेशन में ये जो उसमें फेस अब ऊपर की तरफ था ना, सुपिनेशन में फेस ऊपर की तरफ था, इसमें हथेली ऊपर की तरफ है, ये देखो। तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो ये जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज है ये आपको मुफ्त के एक तरह से नंबर मिलते हैं। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेट करना है। अगर मूवमेंट के हिसाब से है तो मूवमेंट बता देनी है, पोजीशन के हिसाब से है तो पोजीशन बता देनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया है इन लेक्चर्स में कि मैं आपको जितना उसको इजी और सिंपल वे में बता दूं तो आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। तो प्रोन पोजीशन को प्रोनेशन से कोरिलेट करना है, मिला के पढ़ना है, और सुपिनेशन को जो है वो स्पाइन पोजीशन से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो जो आपका समझना पढ़ना है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर अभी भी स्टिल किसी की कोई कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चंस अपने नोट डाउन करके रख लेगा, क्योंकि जब हमारी इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम जो है वो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बाद वक़्त क्वेश्चन से आपके जहन में मज़ीद जो है वो नई बातें हमें जो है वो सीखने को मिल जाती हैं। तो आज के जो लेक्चर है बच्चों उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट, और हमने उसको कंटिन्यू कहाँ से किया है, हमने जॉइंट को पढ़ लिया हुआ था, और उसके बाद हमने जो है वो फ्लेक्शन को, लेटरल फ्लेक्शन को और एक्सटेंशन को जो है यहाँ तक हमने कवर किया हुआ था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है एबडक्शन से। तो मैंने आपको क्या बताया, मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से दूर होगा, मिड लाइन से दूर होगा। अब आपको सेंट्रल एक्सिस का, मिड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लेटरल या लेटरली हम कह दें, यानी अवे फ्रॉम द, यानी अगर कहीं वर्ड लेटरली आ जाए, कहीं वर्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन आ जाए, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस आ जाए, तो वो एक ही बात है। अगर हमें टर्म्स का पता होगा तो एक ही बात है। द मूविंग द लिम्ब और हैंड लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और स्प्रेडिंग द फिंगर्स और टो इज कॉल्ड एबडक्शन। उसको हम क्या कह रहे थे, एबडक्शन कह रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा, ये मैंने आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी बच्चों किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको अगेन डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हम इसको जो है वो अगेन एंड अगेन डिस्कस करते रहेंगे क्लास में। तो हमारे पास ये एबडक्शन को मैंने शो किया था और ये जो है वो एरो की उससे एडक्शन को शो हुआ हुआ, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो ये मैंने आपको फिंगर्स के हवाले से भी एक डायग्राम शो की थी। एबडक्शन में स्प्रेड हो रही है फिंगर्स, देखो एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, और एडक्शन में जो है वो रिटर्न हो रही है अपनी वापस एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ, जो एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड की कंडीशन थी। उसके बाद एडक्शन की हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, ब्रिंग द लिम्स और हैंड्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और ब्रिंग द फिंगर्स और टो टुगेदर, ये देखिए। और उसके बाद हमने रोटेशन को देख लिया। मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल, मेरी कोशिश ये है जो जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसको आपको एक बार उसकी डायग्राम भी दिखा दूँ ताकि आपको उससे और जो है वो अपना माइंड क्लियर हो जाए। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये देखें टॉप टू बॉटम ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में जो रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद रोटेशन, लेटरल रोटेशन, लेटरल साइड की तरफ जो रोटेशन हो रही होगी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जो रोटेशन हो रही होगी, और मीडियल रोटेशन जो टूवर्ड्स द मिड लाइन हो रही होगी। और उसके बाद ये मैंने आपको अपर लिम्स के हवाले से भी दिखा दिया था, ये लोअर लिम्स के हवाले से था।
और जो ये वाला है ये अपर लिम्स के हवाले से था। और फिर सर्कमडक्शन में मैंने आपको 4 मूवमेंट्स को बहुत कोशिश किया है कि इजी वे में इसको आपको समझाऊं। ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन दोबारा रिवाइज़ कराया, और फिर जो है वो आपको यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से इसको देखना शुरू करेंगे कि यहाँ से किस तरह से वो फिर एबडक्शन हो रहा है, फिर एक्सटेंशन हो रही है, फिर एबडक्शन हो रहा है, और फिर क्या सारा प्रोसेस है, यानी कि चारों के चारों जो मूवमेंट्स हैं उनको कवर कर रहा है सर्कमडक्शन। उसके बाद प्रोनेशन को मैंने आपको प्रोन पोजीशन से और सुपिनेशन को मैंने स्वाइन पोजीशन से बताने की कोशिश की है। होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये समझ में आ गई होंगी। और जो है ना इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाना है जो टर्मिनोलॉजीज़ हमारी रह गई हैं वो हमारी है प्रोट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन है, इन्वर्जन है, इवर्जन है, एलिवेशन, डिप्रेशन और ओपोजिशन और रिपोजिशन। और उसके बाद जो है ना बच्चों हम एक टॉपिक हमारा एक लेक्चर और रह जाएगा, फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर हम जो है वो अपना इसके एमसीक्यूज़ को जब मैं डिस्कस कराऊंगी तो फिर दोबारा से लेक्चर को गो थ्रू दोबारा भी करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आई रिकमेंड अगेन एंड अगेन कि आप ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको अपनी डेली लाइफ में, यानी जब कभी आप कोई भी पोजीशन मूवमेंट करते हो तो उसको जहन में रिकॉल करना है कि ये वो वाली मूवमेंट है, ये वो वाली मूवमेंट है। तो इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से डिस्कस करेंगे इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को, और फिर फर्दर मैं प्रोसीड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।